आज का हमारा चैप्टर है फर्स्ट, इसका नाम मानव भूगोल, प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। हम इसकी क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं। क्वेश्चन आंसर इसके ये हैं। बाकी इससे पहले हम पार्ट पर एक नज़र डाल लेते हैं। जो विद्यार्थी चाहता है कि हम जल्दी से पार्ट को समझ जाओ तो उसके लिए छोटा सा समरी बनाई गई है, इससे आसानी से पार्ट को समझ सकता है। तो देखिए इसमें क्या है। ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना तथा उसके बदलते रूप का वर्णन करना। ये ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ है। भूगोल को ज्ञान की शाखाओं की जननी भी कहा जाता है। जननी यानी जन्म देने वाली। मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के परस्पर संबंध का बोध कराता है। इसको समझने वाली बात है। मानव भूगोल क्या करता है? मनुष्य और उसके पर्यावरण के परस्पर संबंध का बोध कराता है। भूगोल की इस शाखा का अध्ययन 19वीं शताब्दी के अंत में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के प्रकाशन के समय हुआ। यानी एक पुस्तक छापी किन्होंने चार्ल्स डार्विन ने, जिसके समय इसका प्रकाशन हुआ। लोगों की इस विषय में जिज्ञासा बढ़ी, यानी मानव भूगोल के प्रति जिज्ञासा बढ़ी। रेडजल जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसका कहा जाता है? रेडजल को कहा जाता है। इन्होंने लिखा है कि मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। इनकी पुस्तक का नाम है एंथ्रोजोग्राफिस। इनकी पुस्तक का नाम है, इसमें थोड़ी मिसप्रिंट है। मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति के अनुसार ही जीवन जीता था। प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश को ये पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। निश्चयवाद का मतलब है जो प्रकृति चाहती थी वही आदमी को, मनुष्य को करना पड़ता था। पहले के ज़माने में व्यक्ति आदि मानव अवस्था करता था, जंगलों में निवास करता था, इसलिए जंगल के हिसाब से उसको रहना पड़ता था। एलन सी सेपल रेडजेल की एक अमेरिकी शिष्या के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बदलते रिश्तों का बोध कराता है। प्रकृति के नियम को समझकर ही मानव ने प्रौद्योगिकी का विकास किया और प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया। इसे ही संभावनावाद कहा जाता है। प्रौद्योगिकी बोलते हैं तकनीक, जैसे आज के ज़माने में मोबाइल है, नेट, सब तकनीक है। पहले के ज़माने में कुछ हुआ करते थे। निश्चयवाद, जिसे आधुनिक निश्चयवाद तथा वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा जाता है। नव निश्चयवाद को आधुनिक निश्चयवाद तथा वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक ऑस्ट्रेलिया के महान भूगोलवेत्ता ग्रिफ टेलर है। इसको नाम को हमें याद रखना है, ग्रिफ टेलर। नवनिश्चयवाद प्रकृति पर पूर्ण निर्भरता एवं प्रकृति के अतिदोहन दोनों का निषेध कराता है एवं मध्य वर्ग को अपनाने का समर्थक है। प्राचीन समय से लेकर आज तक, यानी पुराने काल से लेकर आज तक, यानी आदि मानव से अभी तक का जमाना है, आज तक मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र एवं उपगम में परिवर्तन होते रहे। भूगोल के अंतर कई क्षेत्र एवं उपक्षेत्र शामिल है, जैसे सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल ये आदि। मानव भूगोल के उपक्षेत्र सामाजिक, राजनीतिक, ये भूगोल आदि है। अब इसके क्वेश्चन आंसर है। पहले के विकल्पात्मक, यानी एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव, चलो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं कराता? तो इसका आंसर है गाँव वाला। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं, ये भूगोल का वर्णन नहीं कराता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो इसमें आंसर गा वाला। चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, इसका आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्यायी क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका आंसर है खा वाला, गा वाला, प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगम नहीं है? तो इसका आंसर है स्थानीय संगठन। इसके चारों के आंसर यहाँ दे रखे हैं। अब हमारे क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के, 30 वर्ड के होते हैं। इसको लिखना था 30 शब्दों के अंदर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। अनेक विद्वानों ने मानव भूगोल को परिभाषित किया, जिसमें कुछ बातें समान हैं। अतः मानव भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक तथा मानवीय जगत के बीच अंतर संबंध, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण, उनके घटित होने के कारणों तथा विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक व आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ये मानव भूगोल की परिभाषा है। अगला है, मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। इसके उपक्षेत्र यानी उपभाग। मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, निर्वाचन भूगोल, सैन्य संसाधन, कृषि, पर्यटन, विपणन, उद्योग आदि सारे भूगोल है इसके उपक्षेत्र मानव भूगोल के, याद रखना है। मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है? इसका आंसर है मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर विषयक है,
क्योंकि इसमें मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसके बीच? मानव और प्रकृति। मानव तो हमें प्रकृति यानी जो हमारे आसपास का वातावरण है उसको प्रकृति बोलते हैं। अतः इसका अनेक सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध, जैसे सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, इतिहास, राजनीति व जनाकीय आदि। ये सब हम जब कॉलेज चले जाएंगे, जब हमारे काम आएंगे, अभी तो हमारे लिए इतना ही है। अगले जो क्वेश्चन आते हैं इसमें 150 शब्दों में इसका आंसर लिखना पड़ता है। ये 5 नंबर का 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या, मानव के प्रकटीकरण की व्याख्या कीजिए। तो इसका हमारा आंसर है, आदिम अवस्था में जब प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था तब मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए बाध्य था। सिंपल सी बात है, आदिम अवस्था में जब प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न, प्रौद्योगिकी ने तकनीकी का स्तर निम्न, तकनीकी बताई दी, जैसे आज के ज़माने में एसी है, कूलर है, अभी गर्मी का मौसम है, सर्दी के मौसम में तो ऐसा रहता है। तब मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए बाध्य था। बाध्य यानी मजबूर था कि पहले हवा चल रही है तो उसको ठंड में रहना पड़ेगा, गर्मी लग रही तो गर्मी में रहना पड़ेगा। आजकल तो सब सारी फैसिलिटी है। उस समय मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिमी थी। आदिम यानी आदि मानव की तरह की थी। मानव की इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। इस अवस्था में प्रकृति मानव प्रकृति की सुनता था, यानी जो मानव था उसको प्रकृति की सुनना पड़ती है ना। तूफान आ रहा तो उसके लिए सिर्फ गुफाएं होया करती है, ऐसा नहीं है कि कहीं सेफ जगह चले जाओ। उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। उसके लिए पहले क्या, प्रकृति ही भगवान थी, उसकी पूजा करता था। विश्व में आज भी ऐसा समाज है जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः समन्वय बनाए रखते हैं। यानी आज भी ऐसे लोग हैं जैसे जिसको आपने सुना हो नक्सलवादी, आज भी वो जंगलों में ही रहा करते हैं। और प्रकृति एक शक्तिशाली, भले, पूज्य व सत्कार योग्य बनी हुई। उनके लिए प्रकृति की एक तो शक्तिशाली है, पूज्य और सत्कार योग्य, सम्मान योग्य है। अपने सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों प्रत्येक रूप से निर्भर है। जैसे कि आपको पता है कि हम खेती के ऊपर निर्भर है, प्रकृति के ऊपर निर्भर है। ऐसे समाजों में बौद्धिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण किए हुए है। पर्यावरण क्या है? माता प्रकृति का रूप, यानी हमारी माता के समान है। समय के साथ साथ लोग अपने पर्यावरण और प्रकृति बलों को समझने लगते हैं। अपने अर्जित ज्ञान के बल पर तकनीक कौशल विकसित करने में समर्थ होते जाते हैं। यानी जब धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगा तो धीरे धीरे तकनीक को विकसित करने लगा। आज तो वैसे भी साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। इस तरह सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ साथ लोग और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्र की ओर अग्रसर होते हैं। वास्तव में पर्यावरण से प्राप्त संसाधन ही संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रिया ने मनुष्य द्वारा जो की गई क्रिया, जैसे हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं। मानवीय क्रिया सांस्कृतिक भूत दृश्य की रचना करता है, जिनकी छाप प्राकृतिक वातावरण पर सर्वत्र दिखाई देती है। इस तरह प्रकृति का मानवीकरण होने लगता है। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, इसको भी 150 शब्दों में लिखना है। मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसको समझना है। भूगोल की 2 प्रमुख शाखाओं में से एक मानव भूगोल है। वास्तव में भूगोल का मुख्य सरोकारी पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया, यानी मानव के लिए लाभदायक बने। अतः मानव भूगोल में प्राकृतिक तथा मानवीय जगत के बीच अंतर संबंध क्या है? इसमें मानव भूगोल में प्राकृतिक तथा मानवीय जगत यानी मनुष्य के जगत के लिए, मनुष्य कल्याण के लिए तो बीच के अंतर संबंध, मानवीय परिघटनाओं के स्थानीय वितरण, उनके घटित होने के कारण तथा विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। किसके अंदर है? इसके क्षेत्र के अंदर है, भूगोल के क्षेत्र के अंदर। सामाजिक विज्ञान में अध्ययन का केंद्र मानव ही होता है। उसकी व उसके विकास क्रम में उसके द्वारा की गई है अन्योन्य क्रिया में परिणामस्वरूप विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की उत्पत्ति संभव हो सकी है, जैसे कि समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, कल्याण, अर्थशास्त्र, जनाकीय अध्ययन, इतिहास, महामारी विज्ञान, नगरीय अध्ययन के नियोजन, राजनीति विज्ञान, सैन्य विज्ञान, लिंग अध्ययन, नगर व परिणाम नियोजन, अर्थशास्त्र, संसाधन अध्ययन, कृषि विज्ञान, औद्योगिक अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र व वाणिज्य, पर्यटन व यात्रा प्रबंधन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि। इस तरह ज्ञान के विस्तार के साथ मानव भूगोल ने अपने नए उपक्षेत्र का विकास होता रहा है, विकास किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। जो स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं पूरा लेसन पढ़ूँ तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वो आसानी से उस वीडियो को पढ़ सकता है।